Respected Kori sir, additional SP ma'am, Dipmala ma'am, टुटेजा सर, देवांगन सर, दुबे सर, जायसवाल सर व यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सीजीपीएससी में सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगें तो उसे एक्सेप्ट करिएगा, वरना आपकी मर्जी है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉलेज पास आउट करने के बाद 2012 में, और मेरा विप्रो में प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने छत्तीसगढ़ पीएससी को चुना क्योंकि मुझे यहीं रहना था। सीजीपीएससी 2012 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक गई। इंटरव्यू तक जाने के बाद वहाँ से वापस आना पड़ा, बहुत रोई। उस समय ऐसा समय था जब मेरे फ्रेंड्स, मेरे बैचमेट्स जो मेरे साथ इंजीनियरिंग कर रहे थे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजीपीएससी क्लियर किया था, वो आज एक पद पर थे और मैं छूट गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा 2014 सीजीपीएससी दिया, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू तक गई, फिर वापस हो गई। इस समय मेरे साथ वो कैंडिडेट्स जिनके साथ मैंने इंटरव्यू डिस्कशन किया था, मेंस राइटिंग डिस्कशन किया था, जो मेरी रूममेट्स थी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के दौरान, जिनको मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, क्योंकि मैं भी उस समय तैयारी करी थी तो कुछ टॉपिक्स हम शेयर करते थे, तो जिनको मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे वो सेलेक्ट हो चुके थे, वो डीएसपी बन चुके थे, और फिर मैं जीरो पर थी। उसी समय जैसे कि हर कोई भरता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के फॉर्म आते थे, तो मैंने सोचा अपने आप को टेस्ट किया जाए, कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत हो रही है। इस कारण से मैंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा। मेरा एसएससी सीजीएल फर्स्ट टायर क्लियर हुआ, सेकेंड टायर क्लियर हुआ, और मुझे सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स गोरखपुर ज्वाइनिंग के लिए मिली। लेकिन सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स गोरखपुर मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने ये सोचकर ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा एम था सीजीपीएससी, मुझे छत्तीसगढ़ में ही रहकर सेवा करनी थी, यहीं सर्विस करनी थी। उसी समय 2015 की बात है, पटवारी भर्ती हो रही थी, पूरे प्रदेश भर में एग्ज़ाम्स हुए थे उसके, और जिलावार सिलेक्शन हो रही थी। मैं अपने ज़िले में, बलौदाबाजार ज़िले में फर्स्ट आई थी। वो मेरा पहला सिलेक्शन था सीजीपीएससी के, सीजी के छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स में, और मैं बहुत खुश थी। हमारे घर वाले तो इतने खुश थे कि हमारा बेटी पटवारी बन गया करके फटाके फोड़ रहे थे। गांव में अब खुशी तो होती है ना, अब गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होता है। बहुत खुश थे। फिर मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, यदि मेरे एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं रुक रही हूँ। उसी दौरान मैं टुटेजा सर से मिली, आई यहाँ, सर को अपनी स्टोरी बताई। सर 2012 लिखा है, मेंस 13 लिखा, 14 लिखा है, ऐसा पूरा बताया। सर ने बोला तुम कोचिंग ज्वाइन मत करो, लेकिन मेरे को आंसर्स लिख के दिखाओ। देवांगन सर को आंसर्स लिख के दिखाओ। सर को मैं पूरी आंसर्स लिख के दिखाती थी। देवांगन सर को, टुटेजा सर को, वो पेंसिल से मेरे आंसर्स टिक करते थे और हमेशा मेरे को बताते थे पैरा ये होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐड ऑन करते रहना चाहिए। मेरी गलतियों को उन्होंने मुझे बताया, और इसके बाद फिर मैं दोबारा 2015 सीजीपीएससी दी। 2015 सीजीपीएससी में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ एज अ सहायक जेल अधीक्षक। वो मेरा पहला सीजीपीएससी एग्ज़ाम था जो मैंने क्रैक किया था। लकीली सर का भी उसी समय क्रैक हुआ था, तो हम दोनों ने वर्दी साथ ही चढ़ाई थी। और इसके बाद मैंने 2016 सीजीपीएससी दिया। 2015 सीजीपीएससी का जो सहायक जेल अधीक्षक पद था, उसे मैंने बाद में ज्वाइन किया। पहले मेंस एग्ज़ाम दिया सीजीपीएससी 2016 का, और उसके बाद मैं ट्रेनिंग में चली गई लखनऊ। सहायक जेल अधीक्षक की ट्रेनिंग होती है लखनऊ में 6 महीने की। उसकी ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे इंटरव्यू कॉल आया, रिज़ल्ट आउट हुआ मेंस का, मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए। मैंने सर को वहाँ से फ़ोन किया और सर को बोला सर मेरा इंटरव्यू का डेट आ गया है,
मैं आना चाह रही हूँ आपके पास मॉक देने के लिए। सर ने बोला इंटरव्यू के 3 दिन 4 दिन पहले आना। किसी के लिए सर 3 दिन 4 दिन पहले नहीं रखते हैं, लेकिन सर ने मेरे लिए उस दिन रखा था क्योंकि मैं बाहर से आ रही थी, लखनऊ से आ रही थी। सर ने मेरा मॉक टेस्ट लिया और मुझे बोला खुशी खुशी जाओ, अच्छे से इंटरव्यू दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। मैं इंटरव्यू तक गई, इंटरव्यू दी, फिर वापस इंटरव्यू देने के बाद मैं लखनऊ चली गई। जब मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी, ग्राउंड में रनिंग कर रही थी, शाम के समय एक रनिंग होती थी, 6-7 बजे का कुछ समय था, तब रिज़ल्ट शायद आउट हुआ और मुझे फ़ोन आया कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ DYSP में। जब मैं वहाँ पासिंग आउट परेड की तो वहाँ के IG सर जो थे उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं भेजेंगे, अब तुमको डायरेक्ट तुम्हारी ज्वाइनिंग आएगी तब भेजेंगे। मैं बोली सर मुझे जाने दीजिए, पहली बार ऐसी कुछ अच्छी खुशी आई है। लेकिन मन कहीं ना कहीं मेरा उदास था कि फिर मेहनत किया मैंने और DYSP मिला मुझे, ऐसा क्यों। फिर आई DYSP ज्वाइन किया। DYSP की फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए चंदखुरी गई। फ़िज़िकल ट्रेनिंग में थी, उस दौरान पैटर्न चेंज हुआ 2018 से CGPSC का और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2019 दिसंबर में CGPSC 2019 दिसंबर में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई फ़िज़िकल ट्रेनिंग, और मुझे जिला ट्रेनिंग के लिए बिलासपुर आना पड़ा। मेरी पोस्टिंग बिलासपुर हुई। बिलासपुर आई, वहाँ माहौल था, यहाँ माहौल था, सर भी पढ़ रहे थे और मेरी पढ़ाई लगी हुई थी, कंटिन्यू थी, बस थोड़ा सा मुझे फ्रेशन अप करना था। और इस दौरान ऐसी स्थिति आई, मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस था एग्ज़ाम जुलाई में। जुलाई में एग्ज़ाम था जो किसी कारणवश नहीं हो पाया। और उसके बाद अगस्त सितंबर 1-2 ऐसा महीना था जिसमें मुझे थाना प्रभारी सिविल लाइन का चार्ज मिला था। किसी DYSP के लिए, प्रोबेशनर DYSP के लिए थाना प्रभारी सिविल लाइन का चार्ज मिलना आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये ऐसा लगेगा अरे ये तो बकवास सा चीज़ है, लेकिन थाना प्रभारी सिविल लाइन का चार्ज मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है। इसकी एक अलग महत्ता है, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, ये एक अलग लेवल का एक्सपोजर देता है आपको। यदि आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे और वाकई में जब थाना प्रभारीशिप मिलेगी आपको तो आपको समझ में आएगा। तब मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया, तत्कालीन SP सर थे उस समय, प्रशांत अग्रवाल सर, उनसे रिक्वेस्ट किया और बोला सर मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। उस समय एडिशनल SP सर उमेश कश्यप सर भी थे, उनको भी पता था क्योंकि मैं थोड़ा सा समय चुराया करती थी। चुराया कैसे करती थी, गश्त का समय रहता था तो उसमें थोड़ा लेट हो जाती थी, थोड़ा अपने साथ अपने नोट्स लेके घुमा करती थी, अपनी गाड़ी में हमेशा बुक्स रखी रहती थी, टारगेट सेट किया करती थी। तो मैं थोड़ा चोरी की, लेकिन ऐसा चोरी नहीं कि किसी का नुकसान हो, मैंने अपने स्वार्थ के लिए चोरी की। और अपने स्वार्थ के लिए कुछ समय चुराने से बड़ा अच्छा चीज़ कुछ नहीं हो सकता। यदि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपना समय चुराया तो बहुत ही अच्छी बात है। और उस समय को चुरा कर मैं आगे बढ़ती रही और उसी तरीके से मैंने 2020 प्रीलिम्स दिया, 2020 मेंस भी दिया और उसके बाद रिज़ल्ट आउट होने के बाद आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने खड़ी हूँ। मेरी इतनी लंबी स्टोरी बताने का सिर्फ कारण यह है, 2 लाइन का सार है। मैं हारी, आगे बढ़ी, मैं रुकी, आगे बढ़ी, मैं गिरी, आगे बढ़ी, मैं फेल हुई, फिर आगे बढ़ी, तब तक आगे बढ़ी जब तक यह मन में नहीं आया कि एक दिन अपना टाइम आएगा। और आया भी। इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव हुए, जैसे कि आप सब जान रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं दृढ़ रही कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। CGPSC डिप्टी कलेक्टर ही चाहिए। मैम बैठी हैं, सर बैठे हैं, मेरे सीनियर्स बैठे हैं, मुझे बोलते थे कि इस बार तू पढ़ रही है, हो जाएगा तेरा। हर कोई बोलता था, लेकिन ये जरूर बोलता था कि हमारे विभाग को भूलना मत। और इस तरीके से मैं आगे बढ़ती गई। फिर बात आई कोचिंग की बात आई, तो मैं आप सबको यही बात बोलूँगी, इस कोचिंग से एक प्रॉपर अप्रोच मुझे मिली,
एक गाइडलाइन मिला, एक डायरेक्शन मिला मुझे। यहाँ एक माहौल बना, इंटरव्यू के समय ग्रुप्स बनते हैं, यहाँ बनते हैं। जब मेंस आंसर लिखते हैं तब भी एक ग्रुप बनता है। तो उस ग्रुप के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी गलतियां जो सर बताते थे, उस गलतियों पे मैंने वर्कआउट किया, उस गलतियों को मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने हेजिटेशन कभी नहीं लाई कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ही क्यों बोलते हैं सर। ठीक है, बोलते हैं तो बोलते हैं, वर्कआउट करूंगी, कहीं ना कहीं कमी तो है। तभी तो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ स्टार्ट किए थे आज वहाँ ऑलरेडी डीसी डीएसपी बन चुके थे और मैं नॉर्मल एक जगह पे थी। यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ती गई। मैं आप सभी से ये कुछ पॉइंट्स ही शेयर करूंगी। वैसे बहुत सारे अधिकारी हैं यहाँ पे जो सब अपने अपने सुझाव आपके सामने रखेंगे और सबकी सुझाव जो होंगे आप उनको सुनिए। लेकिन मेरा सुझाव कुछ ये है, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी सेट करनी है। हर एक पर्सन की इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होती है। आप मेरी स्ट्रेटजी से आगे नहीं बढ़ सकते, ना मैं आपकी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ सकती हूँ। हर एक व्यक्ति का ऑलरेडी एक रूटीन सेट होना चाहिए, जो उस रूटीन पे उसे वर्कआउट करना चाहिए। यदि वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, कंसंट्रेशन करता है, उसे वो फॉलो करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिमिटेड पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी चाहिए, एक्सेस मत करिए। और जो लिमिटेड पढ़ रहे हैं आप उसे सॉलिड पढ़िए, इतना सॉलिड पढ़िए कि उस टॉपिक्स में सबसे अच्छा आप ही लिख सकें। अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। एक दिन भी स्किप करते हैं तो वो गलत है। और जॉब वाले जो हैं उनको तो पता है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, आप सबको भी पता है। लेकिन जो ऑलरेडी नौकरी में रहता है उसको मुश्किल से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मिलते हैं, सुबह के कुछ, रात के कुछ, और वो उसी में समय चुराता है। इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखनी है। साथ ही आपको ये सोचना है कि क्यों ना और एक एफर्ट दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। इस दौरान बहुत सारे भटकाव मिलेंगे आपको। सोशल मीडिया मिलेगा, फेसबुक मिलेगा, ट्विटर मिलेगा, व्हाट्सएप मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे अधिकारियों को भी पता रहता था इसका एग्जाम है, इसने अपनी मोबाइल बंद कर दी। सर मेरे को खुद बोलते थे, मेरे दोनों एसपी सर, वर्तमान एसपी सर, पुराने एसपी सर, मेरे एडिशनल एसपी सर, सबको पता रहता था उसका एग्जाम है, उसने मोबाइल बंद कर दिया। आप रिक्वेस्ट करिए, अपने अधिकारियों का सपोर्ट लीजिए, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, टीचर्स का सपोर्ट लीजिए। डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपनी इच्छा उनसे जाहिर कीजिए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। जो समय आपको मिलेगा उसमें ईमानदारी से पढ़िए। आजकल यूट्यूब वीडियोस, चैनल्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, बहुत सारी। लेकिन बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे आगे। और बेसिक आपको बुक से ही मिलेगा, आपको एक प्रॉपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से मिलेगा, जो यहाँ से मिलेगा, सर से मिलेगा। आप अपना फाउंडेशन क्लियर रखिए। फाउंडेशन क्लियर रखेंगे तभी आप एक बिल्डिंग बना पाएंगे। इस तरीके से मैं आगे बढ़ती गई और मुझे लगता है यदि सीजीपीएससी एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर सकती हूँ तो यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली क्रैक कर सकता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आप सबके सामने आज जो स्पीच दे रही हूँ, आप में से हर एक व्यक्ति कल आने वाले समय पर यहाँ पे मेरी जगह स्पीच दे। बस आप सभी को फिर से मैं यही बातें बोलूँगी कि जमकर पढ़िए, डट कर पढ़िए और ईमानदारी से मेहनत करिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच।